जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग स्टडी करेंगे कैग, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। इसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। इसकी चर्चा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 148 में है। ठीक है, तो आइए इसके बारे में स्टडी करते हैं। क्या है ये, इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल जानेंगे। देखिए, सबसे पहले ये जो पद है कैग का, ये ब्रिटेन से बोरो किया गया है, ब्रिटेन से लिया गया है। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या गया कि कैग को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान के अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण पदाधिकारी कहा है। उन्होंने कहा है कि कैग का जो पद है सबसे महत्वपूर्ण पदाधिकारी का पद है। किसने कहा है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। ये अंबेडकर का बात याद रखेंगे आप लोग। ठीक है, उसके बाद अगला पॉइंट पाते हैं। कैग को लोक वित्त का संरक्षक कहा जाता है। लोक वित्त का संरक्षक, संरक्षक मतलब देख रेख करने वाला। ठीक है, अभी मैं पहले ही बता चुका हूँ कि इसकी चर्चा संविधान के 148 में है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे अनुच्छेद 149 और कैग अधिनियम में कैग की शक्तियाँ पाई जाती है। तो जनरली इसकी शक्तियाँ कहाँ आपको मिलेगी? एक कैग का अधिनियम है स्पेशल, ठीक है, उसमें इसकी शक्तियाँ पाई जाती है। देखेंगे क्या है। ठीक है, आगे आते हैं। इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पर करते हैं। ध्यान रखेंगे, इसकी नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति खुद से नहीं करेंगे, जब भी करेंगे वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के सलाह से करेंगे। ठीक है, उसके बाद संविधान में कैग की योग्यता का वर्णन नहीं है। अगर मैं इसकी योग्यता की बात करूं तो संविधान में कहीं पर इसकी योग्यता का वर्णन नहीं है। तो है कहाँ फिर? तो इसकी जो योग्यता का वर्णन किया गया है वो कैग एक्ट 1971 में है। कैग का अपना एक एक्ट है, ठीक है, उसी एक्ट में इसके योग्यता का वर्णन किया गया है। तो योग्यता क्या है हम लोग यहाँ से देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले वह भारत का नागरिक होना चाहिए। जो आदमी अगर कैग बनने जा रहे हों तो वो सबसे पहले भारत का नागरिक होना चाहिए। नेक्स्ट, लोक वित्त का विशेषज्ञ या लोक लेखा का विशेषज्ञ होना चाहिए। उस फील्ड में उनको काफ़ी अच्छा जानकारी होना चाहिए लोक लेखा फील्ड में। या 10 वर्षों तक लोक सेवक रहा हो, या फिर लोक सेवक के पोस्ट पे कितने साल का सर्विस रहे हैं उनका? 10 साल का। ठीक है, अब वेतन की बात करते हैं कि इनका वेतन भत्ता क्या है। ठीक है, तो वेतन की बात जहाँ तक हम करेंगे तो यहाँ देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट के जज के वेतन के बराबर है। ठीक है, तो जो सुप्रीम कोर्ट के जज का वेतन दिया जाता है वही वेतन, ठीक है, कैग को प्रोवाइड किया जाता है। अब कैग का जो वेतन है भारत के संचित निधि से दिया जाता है। ध्यान रखेंगे इस क्वेश्चन को, यहाँ पर बहुत ज़रूरी है। ठीक है, संचित निधि, कंसोलिडेटेड फंड। तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि कैग का वेतन भारत के किस फंड से दिया जाता है तो हम लोग बोलेंगे कंसोलिडेटेड फंड, हिंदी है संचित निधि से। ठीक है, पद मुक्ति की बात करते हैं कि इनको कैसे हटाने की प्रक्रिया है। ठीक है, तो देखेंगे सुप्रीम कोर्ट के जज को जिस तरह से हटाया जाता है, जो प्रक्रिया है उनका, वही प्रक्रिया से कैग को भी हटाते हैं, पद से उनको मुक्त करते हैं। ठीक है, इनके शक्तियाँ के बारे में जानते हैं। शक्तियाँ क्या हैं? तो कैग जो है भारत की संचित निधि, आकस्मिकता निधि और भारत के लोक लेखा से खर्च होने वाले धन। ध्यान रखेंगे, तीन तीन चीज़ है। कैग की शक्तियाँ क्या है? तो भारत की संचित निधि जिसको हम लोग बोलते हैं कंसोलिडेटेड फंड, ठीक है, आकस्मिकता निधि, कंटीजेंसी फंड और भारत के लोक लेखा मतलब पब्लिक अकाउंट से जितना भी पैसा खर्च होंगे, इन तीनों जगह से जितने भी पैसे खर्च होंगे उनका ये परीक्षण करता है। ठीक है, चेकिंग करता है। अगला देखते हैं लेखांकन और लेखा परीक्षण क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे जब कोई धन, ठीक है, सबसे पहले है क्या कि लेखांकन के बारे में जानेंगे। ठीक है, कि जब कोई धन को हम लोग खर्च करते हैं, खर्च करने के बाद उसका जो हम लोग बही खाता तैयार करते हैं उस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं लेखांकन। क्लियर है? अब अकाउंटिंग क्या होता है, पहले यहाँ पे आएंगे लेखा परीक्षण अकाउंटिंग के बारे में। और ध्यान रखिएगा कि लेखांकन का जो भी काम होगा ना हमेशा अकाउंटिंग के दौरान होगा। क्लियर? अगला इसमें क्या पॉइंट किया जा रहा है? जब कार्य संपन्न हो जाता है, ठीक है, तब क्या करते हैं? जब आपका ये लेखांकन का कार्य समाप्त हो जाएगा तब हम लोग उसमें क्या करेंगे? कैग जो है उस अकाउंट को निकालेंगे और देखेंगे कि कहीं कोई भ्रष्टाचार, करप्शन, कुछ गड़बड़ी तो नहीं हुआ है। ठीक है, और ये पूरा प्रक्रिया जो देखने का है यही प्रक्रिया ऑडिटिंग कहलाती है। ठीक है, लेखा परीक्षण कहलाती है। समझ गए इस चीज़ को? नेक्स्ट आते हैं कैग सरकारी धन। सरकारी धन में कौन कौन सा, ध्यान रखेंगे, सरकारी धन में कौन कौन सा आएंगे? ठीक है, केंद्र, राज्य प्लस यूनियन टेरिटरीज, ये तीन को वित्तीय दृष्टि से जांच करता है। ठीक है, वित्तीय दृष्टि से किसका किसका ध्यान रखेंगे? पहला सरकारी धन में आएगा सेंट्रल का,
स्टेट का और यूनियन टेरिटरीज का। उसके बाद लास्ट पॉइंट इसमें क्या बोला जा रहा है कि 1976 तक कैग जो है अकाउंटिंग और ऑडिटिंग दोनों का कार्य करते थे, लेकिन कैग अधिनियम 1971 को क्या है, कैग अधिनियम 1971 को 1976 में क्या कर दिया गया है, संशोधित किया गया है अमेंडमेंट करके। उसके बाद अब जो है कैग को सिर्फ ऑडिटिंग का कार्य करने के लिए दिया गया। तो ध्यान रखेंगे 1976 से पहले कैग अकाउंटिंग और ऑडिटिंग दोनों का कार्य करते थे, लेकिन 1976 में संशोधित हो जाने के बाद अब सिर्फ कैग का काम ऑडिटिंग करना रहा है। इस बात को ध्यान रखेंगे। भारत में लेखा परीक्षण एक एकल तंत्र है, सिंगल सिस्टम है, ठीक है। अब आते हैं कैग की रिपोर्ट। कैग की रिपोर्ट का क्या सीन है, इसको देखेंगे हम लोग। कैग जो है अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपता है, ध्यान देंगे, राष्ट्रपति को सौंपता है, और जब राष्ट्रपति को वो रिपोर्ट मिलता है तो राष्ट्रपति उस रिपोर्ट को संसद के दोनों सदनों के सभापति को देते हैं और देकर के निर्देश देते हैं कि सदन में इस रिपोर्ट पर चर्चा की जाए। एक आपका राज्यसभा के जो आपके सभापति हैं, ठीक है, उनको मिलेगा, और एक लोकसभा के स्पीकर हैं उनको मिलेगा, दोनों को ये रिपोर्ट जाएगी, ठीक है, और बोला जाएगा कि इसको आप अपने हाउस में चर्चा करें, ठीक है। संसद की लोक लेखा समिति कैग की रिपोर्ट पर अंतिम विचार करती है। उसके बाद जो कैग रिपोर्ट देते हैं उस पर अंतिम विचार कौन करती है, तो संसद की लोक लेखा समिति, ध्यान रखेंगे यहाँ पर लोक लेखा समिति, ठीक है। उसके बाद अगला पॉइंट बोल रही है कि लोक लेखा समिति में, अब यहाँ पर लोक लेखा समिति के बारे में समझेंगे, लोक लेखा समिति में होते कौन कौन है, ठीक है। तो लोक लेखा समिति में कुल 22 सदस्य होते हैं, और ये 22 कौन कौन होते हैं, तो इस 22 सदस्य में से 15 जो है लोकसभा से आते हैं और 7 जो है राज्यसभा से आते हैं। ध्यान देंगे, इसमें भी क्वेश्चन बनता है आपका कि लोक लेखा समिति में आपका टोटल 22 मेंबर है, पहला क्वेश्चन। उस 22 में से आपका 15 जो है लोकसभा का है, और ये जो 7 सीट है आपका 7 जो सदस्य हैं उसमें राज्यसभा से होते हैं। और इस लोक लेखा समिति का जो अध्यक्ष होते हैं वो विपक्षी दल के नेता होते हैं, ठीक है, ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। लोक लेखा समिति के जो अध्यक्ष होते हैं वो विपक्षी दल के नेता होते हैं। अगला आते हैं कैग को लोक लेखा समिति का, इस पॉइंट को ध्यान रखेंगे क्या क्या बोला जाता है। कैग को लोक लेखा समिति का मित्र, पहला पॉइंट है, मित्र बोला जाता है, दार्शनिक बोला जाता है, और पथ प्रदर्शक बोला जाता है। पथ प्रदर्शक मतलब रास्ता दिखाने वाला, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, भारत में नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का नाम मिजोनोमर, इसको बोलते हैं मिथ्या। नाम तो लिखा गया है बट ऐसा कुछ है नहीं, क्योंकि कैग वह जो है केवल महालेखा परीक्षक है, ठीक है, क्या है, सिर्फ महालेखा परीक्षक है। इसी वजह से भारत में नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का जो पद है मिजोनोमर है। मिजोनोमर मतलब मिथ्या, ठीक है। पॉल एप्पलवी ने कैग के पद को कड़ी आलोचना की है। अगर बोला जाए कि कैग के पद को, भारतीय कैग के पद को आलोचना किसने किया है, तो एक है पॉल एप्पलवी, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं अगला पॉइंट, कैग को, अब देखते हैं इसके रिटायरमेंट की क्या सीन है, ठीक है। तो कैग को 6 साल की अवधि, या तो वो 6 साल काम करेगा अपने कैग वाले पोस्ट पर, उसके लिए नियुक्त किया जाता है, या जब तक कि 65 वर्ष की आयु नहीं हो जाती है तब तक जो भी पहले हो। कहने का मतलब कि कैग जो है अपनी सेवा 6 साल तक देंगे और अपनी उम्र का 65 वर्ष तक देंगे, ठीक है। और इन दोनों में जो पहले क्राइटेरिया फुलफिल्ड होगा वही क्राइटेरिया फुलफिल्ड के हिसाब से उनको रिटायर किया जाएगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इसके आगे अब हम लोग इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखेंगे कि क्वेश्चंस कैसे आते हैं और कैसे बनाए जाएंगे, ठीक है। तो इसमें आज इतना ही, अब इस पे क्वेश्चन पे आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन बोल रहा है, भारत के सीएजी को लेखा परीक्षा करने के लिए संवैधानिक दायित्वों के साथ सौंपा गया है। निम्नलिखित में से कौन कैग द्वारा ऑडिट नहीं किया गया है। पहला ऑप्शन है पब्लिक सेक्टर बैंक, दूसरा है पीएससी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज, थर्ड है आपका भारत सरकार या राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित एक संस्थान, और चौथा है रेलवे और डाक, ठीक है। एक मिनट हम पेन ले लें यहाँ से। चलिए, तो यहाँ से इसका आंसर आएगा आपका पब्लिक सेक्टर बैंक। क्या होगा, पब्लिक सेक्टर बैंक को ऑडिट कौन करते हैं, तो आरबीआई द्वारा ऑडिट किया जाता है। बाकी सारे जो भी ऑडिट किए जाएंगे वो कैग के द्वारा ऑडिट किए जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। किसने कहा कि सीएजी
संविधान में सबसे महत्वपूर्ण कार्य है या सबसे महत्वपूर्ण पद है? मैंने पढ़ा, उसमें हम लोग जब पढ़ रहे थे तो उसमें देखे थे सबसे महत्वपूर्ण आधिकारिक पद कैग था, और वो किसने बताए थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर है डी। ठीक है, इन्होंने लिखा है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का सबसे महत्वपूर्ण पद करार दिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कैग द्वारा ऑडिट रिपोर्ट निम्नलिखित में से किसे भेजी जाती है? पहला है राष्ट्रपति, दूसरा है राज्य के राज्यपाल, थर्ड है आपका बोथ ए एंड बी, फोर्थ में आपका उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ से आंसर होगा आपका सी। जो कैग है वो अपना ऑडिट रिपोर्ट राज्य के राष्ट्रपति और राज्य के राज्यपाल को भेजता है ताकि उन्हें संसद और राज्य विधानसभाओं में रखा जाए। राष्ट्रपति कहाँ भेजेंगे? संसद में, और राज्यपाल कहाँ भेजेंगे? राज्य के विधानसभा में। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से वित्त मंत्रालय निम्नलिखित की लेखा परीक्षा करता है। ये 4 ऑप्शन है, इनमें से कौन से ऐसे हैं आंसर जिसमें से वित्त मंत्रालय लेखा परीक्षा करता है? ठीक है, पहला ऑप्शन है सुप्रीम कोर्ट, दूसरा है संसद, तीसरा है पीएसबी, चौथा है बोथ ए और बी। तो आंसर यहाँ पर है डी। वित्त मंत्रालय और सुप्रीम कोर्ट और संसद का ऑडिट करता है। ध्यान रखेंगे, वित्त मंत्रालय किसका किसका करता है? सुप्रीम कोर्ट का भी और संसद का भी ऑडिट करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कैग ने व्यय का लेखा जोखा किया। ठीक है, कैग जो है व्यय का जो लेखा जोखा करते हैं किस किस का? ठीक है, हम लोग देख चुके हैं। भारत का पहला ऑप्शन है समेकित कोष, भारत की आकस्मिकता निधि, सी में है बोथ ए एंड बी, थर्ड में है डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आंसर आएगा बोथ, क्योंकि आपको पता है आकस्मिकता निधि, ठीक है, आकस्मिकता निधि, उसके बाद संचित निधि, ठीक है, और उसके बाद लोक लेखन अकाउंट, ये दोनों तीनों को ये क्या करते हैं? ऑडिट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में, समझिएगा कौन से आर्टिकल में, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कैग की परिकल्पना की गई है? तो अभी हम लोग पढ़ चुके हैं, आर्टिकल 148 है। ठीक, यहाँ पर आंसर सी हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? यहाँ क्वेश्चन में पकड़ेंगे, बोला जा रहा है सही नहीं है। ठीक है, पहला ऑप्शन है वह भारतीय लेखा और लेखा विभाग का प्रमुख है। किसका प्रमुख? लेखा और लेखा विभाग का। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है वह केवल, समझिएगा, केवल केंद्र सरकार के खाते का लेखा जोखा रखता है। ठीक है, थर्ड ऑप्शन, उन्हें सार्वजनिक निधि का संरक्षक कहा जाता है। संरक्षक मतलब बॉडीगार्ड, देख रेख करने वाला। चौथा ऑप्शन है भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को सामान्य लेखा परीक्षक के रूप में संक्षेपित किया गया है। ठीक है, हमें पूछा जा रहा है कौन सा सही नहीं है, तो ध्यान देंगे यहाँ पर आंसर होगा बी, क्योंकि यह केवल केंद्र और राज्य सरकार के स्तर द्वारा नियंत्रित किया जाता है। हमारे ऑप्शन में क्या था? सिर्फ केंद्र सरकार था। ठीक है, इस वजह से ये गलत हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? ठीक है, इसको कौन चुनता है? ठीक है, तो आपको पता है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितने समय का होता है? तो हम लोग पढ़ चुके हैं, उनका कार्यकाल होता है 6 साल का या 65 वर्ष का। ठीक है, दोनों में से जो पहले हो। तो यहाँ पर आपको देख रहे हैं कि ऑप्शन है ए। ठीक है, नेक्स्ट, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक अपना त्याग पत्र किसे देते हैं? ठीक है, अगर वो रेजिग्नेशन देना रहे तो किसे देंगे? तो ध्यान देंगे यहाँ पर भारत का राष्ट्रपति होगा, क्योंकि वो ही चुनते हैं, तो वो उनको ही रेजिग्नेशन मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अभी यहाँ इस क्वेश्चन में कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है वो पूछा जा रहा है। ठीक है, पहला, कोई भी मंत्री संसद के दोनों सदनों में भारत के कैग का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता, पहला। दूसरा है, भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कैग जो है 62 वर्ष की आयु तक पद पर बना रहता है। मैंने बोला था कि 62 नहीं 65 है, ये तो पहले ही गलत हो चुका है। उन्हें भारत की संसद द्वारा पद से हटाया जाता है। उसके बाद है लास्ट ऑप्शन, वह भारत के राष्ट्रपति की खुशी के लिए काम करता है। ठीक है, सही है ये भी आंसर। तो यहाँ से हमारा आंसर हो जाएगा ए, क्योंकि कोई भी मंत्री संसद के दोनों सदनों में भारत के कैग का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 12वां नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है कि कैग को उनके पद से कैसे हटाया जाता है? पहले था, उसके पहले में कौन हटाया जाता है? किसको वो रेजिग्नेशन दे सकते हैं? तो राष्ट्रपति को। चुनते कौन है? तो राष्ट्रपति।
अब कैसे हैं हटाया जाता है, हटाने की प्रक्रिया, तो हटाने की प्रक्रिया बताया गया था कि न्यायाधीश को जिस तरह से हटाते हैं उसी प्रक्रिया के द्वारा। लेकिन अब कौन सा न्यायाधीश, यहाँ पर ऑप्शन है उच्च न्यायालय भी, यहाँ सुप्रीम कोर्ट। तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में, कि जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने की प्रक्रिया है वही प्रक्रिया कैग को हटाने की है। तो हमारा आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का कार्य नहीं करता। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट पूछा जा रहा है कौन सा कार्य नहीं करता है, क्वेश्चन ध्यान देंगे। ठीक है, वह भारत के राष्ट्रपति को केंद्र सरकार से संबंधित रिपोर्टों को प्रस्तुत करता है, वह भारत के समेकित कोष की सुरक्षा करता है, वह भारत के राष्ट्रपति को राज्यों की ऑडिट रिपोर्ट सौंपता है, लास्ट है वह उन सभी संस्थानों का ऑडिट करता है जिन्हें केंद्र सरकार से फंड प्राप्त होता है। तो इसका आंसर है सी, क्योंकि नियंत्रक महालेखा परीक्षक राज्य सरकार से संबंधित रिपोर्ट संसद में प्रस्तुत नहीं करता है, क्योंकि अगर राज्य सरकार से करना है तो वो आपको विधानसभा में प्रस्तुत होंगे, समझ रहे हैं, सेंट्रल का आपका संसद में प्रस्तुत होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर अगर राज्य सरकार की बात किया जाए तो विधानसभा होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के वेतन भत्ते और अन्य शर्तों का, ठीक है, कि इनको वेतन वगैरह और अन्य शर्त जो है कौन निर्धारण करता है। ठीक है, निर्धारण हम लोगों का कौन करता है, संसद। यहाँ पर ऑप्शन है पहला प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, संसद, राष्ट्रपति। तो आंसर है संसद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर देखें लास्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को खातों के लेखा परीक्षण का अधिकार है। ठीक है, कैग को किन खातों के लेखा के परीक्षण का अधिकार दिया गया। पहला ऑप्शन है भारत का समेकित कोष, भारत का संचित निधि, ठीक है, उसके बाद है प्रत्येक केंद्र शासित प्रदेश जिसमें विधानसभा है, और लास्ट है उपरोक्त सभी। तो हम लोग पढ़ चुके हैं, यहाँ पर आंसर होगा उपरोक्त सभी। ठीक है, क्योंकि हमको पता है, हम लोग जो लास्ट ऑप्शन में देखे थे कि आपका जो है स्टेट का चाहिए, उसके बाद सेंट्रल का चाहिए, उसके बाद यूनियन टेरिटरीज का पढ़े थे। ठीक है, आप उसको देख लेंगे, पीछे थ्योरी में हम लोग बता चुके हैं, पढ़ चुके हैं। ठीक है, यहाँ पर कुछ विशेष पॉइंट नोट कर लेंगे। ठीक है, तो पहला कैग जो है IAAD भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग का भी प्रमुख है। ठीक है, अगला पॉइंट, कैग ऑफ इंडिया पब्लिक पर्स का संरक्षक है। कैग जो है ऑल इंडिया पब्लिक पर्स, यहाँ पर ऑल होना चाहिए, ठीक है ना, ऑल इंडिया पब्लिक पर्स का संरक्षक है। संरक्षक मतलब बॉडीगार्ड, देख रेख। उसके बाद वह 6 वर्ष की अवधि या 65 वर्ष की आयु तक पद धारण करता है। हम लोग पढ़ चुके हैं कि या तो दोनों में से जो पहले होगा वही क्राइटेरिया फुलफिल्ड होगी। ठीक है, ये भी पढ़ चुके हैं, कैग नाम एक मिथ्या है। ठीक है, मिसोनोमर है। क्यों? क्योंकि भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक केवल लेखा परीक्षा द्वारा ऑडिटर जनरल की भूमिका निभाते हैं। ठीक है, जब व्यय पहले ही ब्रिटेन के कैग के विपरीत हो चुका होता है, जिसकी मंजूरी के बिना कार्यकारी सरकारी खजाने से पैसा नहीं खींच सकते। ठीक है, और हम लोग यहाँ पर लास्ट में वैसे भी पढ़ चुके थे, 148 में कैग के बारे में पढ़ना था, और संविधान में 100 अनुच्छेद 151 है जो कैग से पूरा डिटेल है, उसके अंदर और भी सारे पॉइंट्स आते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए। तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, ओके, जय हिंद।